बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत चीन के बीच एलएसी पर बड़ा समझौता हो गया है। भारत चीन के बीच फिर शुरू होगी पेट्रोलिंग। दोनों देशों की सेनाएं भी पीछे हटेंगी, विदेश सचिव ने कहा है। देपसांग डेमचोक से भी सेनाएं पीछे हटेंगी। ये जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दी है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की ये जानकारी दी गई कि पेट्रोलिंग फिर से शुरू होगी और भारत चीन के बीच एलएसी पर यह बड़ा समझौता हुआ है। इसको लेकर ये खबर, भारत चीन के बीच पेट्रोलिंग फिर से शुरू होगी और अहम है ये, खास करके डोकलाम इशू के बाद जिस तरह से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कवायद चल रही थी और इसको लेकर लगातार एक तरह से नाकामयाबी वाला पहलू ही दिख रहा था। ऐसे मौके पर इसको लेकर सहमति बनना एक बड़ी कामयाबी है। एलएसी से सैनिक पीछे हटा सकते हैं दोनों देश। गलवान जैसा टकराव टलेगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट पर जाने वाले हैं। 16वां ब्रिक्स समिट रशिया के कजान में होने वाला है और उससे ठीक पहले इस पर सहमति बनना, समझौता होना एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी डिप्लोमेटिक लेवल पर देखा जा सकता है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने जानकारी दी और बताया कि कई हफ्तों से इस पर अधिकारी बातचीत कर रहे थे। सेना के ऑफिसर्स भी बातचीत में लूप में थे, शामिल थे। पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमति के बाद दोनों देश सेनाओं को पीछे हटा सकेंगे। डेपसांग डेमचोक में सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाने की इजाजत अभी नहीं है। यहां सेनाएं मौजूद हैं और इसके बाद ये एक समझौते को लेकर जानकारी सामने आई है। तो 1 अक्टूबर को भी ये जानकारी दी गई थी आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से कि हालात स्थिर हैं, संवेदनशील जरूर हैं, लेकिन इन सब के बीच एक अहम जानकारी साझा की गई विदेश सचिव विक्रम मिश्री की तरफ से और इसके जरिए अब समाधान की उम्मीद एक तरह से जागी है। 2020 में गलवान में जो झड़प हुई, उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर रिश्ते बहुत खराब हुए भारत चीन के, बातचीत बहुत प्रभावित हुई, तमाम स्तर पर बातचीत की कोशिशें चली और अब उस कोशिश में कामयाबी मिली है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से हाल में मुलाकात भी की थी और तब भी ये कहा गया था कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा। संबंधों को लेकर लगातार अलग अलग स्तर पर चर्चाएं चल रही थी और इन सब के बीच एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है डिप्लोमेटिक लेवल पर, जहां दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है पेट्रोलिंग पर। और साथ ही पेट्रोलिंग अगर होती रहेगी, बातचीत अगर होती रहेगी, तो फिर उस तरह के टसल्स की उम्मीद कम है जिस तरह की स्थितियां कई बार, खास करके पिछले 5-6 सालों में डोकलाम इशू 2020 का अगर याद किया जाए, बड़ा मेजर इशू था। उसके साथ ही ये तस्वीर अब दिख रही है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दत्ता सर, क्या इसे कामयाबी मानी जाए डिप्लोमेटिक लेवल पर या चीन पर अभी भरोसा करना, थोड़ा सा संभलना भी होगा इस पर? देखिए, ये बड़ी अच्छी खबर मिल रही है कि दोनों देश इस पे सहमत हो गए हैं। लेकिन आपने जिस पॉइंट को हाईलाइट किया या फ्लैग किया, वो भी बहुत अहम है कि चीन से कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनरली कब वो यू टर्न ले ले या कब वो गोल पोस्ट बदली कर दे। क्योंकि अगर आप तारीख में जाएं तो ये चीन का काफी एक नेशनल कैरेक्टर सा बन गया है कि वो पहले एग्री कर लेता है और उसके बाद कोई ना कोई उसमें इस तरह की क्लॉज या कोई कॉर्नरी डाल देता है, तो वो जो वार्ता है वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि देपसांग बल्ज एक बहुत स्ट्रेटेजिक हाई वैल्यू टारगेट है, तो यकीनन अगर दोनों देश इस बात पे सहमत हुए हैं कि हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, तो भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। और ये सारा क्रेडिट आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब को देते हैं कि उनकी जो डिप्लोमेसी है, उनकी जो सूझबूझ है, उनका जो विजन है, वो अब एक्शंस में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। सर, क्या ये इंपॉर्टेंट और ज्यादा माना जाए कि वो प्रधानमंत्री कजान जाने वाले हैं, ब्रिक्स समिट वहां होने वाली है और उससे पहले एक कामयाबी एक पॉइंट पर अगर मिला है, तो उम्मीद ये भी जाहिर की जाए कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों में बातचीत भी हो सकती है, जो काफी लंबे वक्त से एक तरह से ठंडे बस्ते में है। हाँ, बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर इस पॉजिटिव नोट पे वार्ताएं शुरू होती हैं, तो यकीनन दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बात करेंगे और बाकी जो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा।
क्योंकि देप्सांग बल बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो ये कहूँगा कि साहब पेगांगसो से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये देखें काराकोरम जो हाईवे है उसको ये ओवरलुक करता है। यहाँ से आपका जो मतलब सी पैक है उस पे भी नज़र रखी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो काराकोरम में ही मर्ज होता है। हम्म। और इसका जो हम्म। सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये काराकोरम से करीब 17-18 किलोमीटर दूर है जी। और पीओके के काफ़ी नज़दीक है, सक्शकाम वैली के काफ़ी नज़दीक है। तो स्ट्रैटेजिकली बहुत क्योंकि मुझे पर्सनली ये उम्मीद नहीं थी कि इसमें कोई ब्रेक थ्रू इतनी जल्दी मिलेगा। बिल्कुल। मेजर जनरल के सिन्हा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और न्यूज रूम से वरिष्ठ सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। पूर्णिमा, कल प्रधानमंत्री रूस दौरे पर जाने वाले हैं, ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उसके एक दिन पहले ये खबर आना, इसके क्या मायने? बहुत बड़े मायने हैं आयुष, और ये ऐसे समझना होगा कि भारत और चीन और एलएसी पर भारत और चीन के बीच गतिरोध की जो समस्या है वो लगातार उठती रही है। आपको 1 अक्टूबर को मैं आर्मी चीफ द्विवेदी जी का वो स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूंगी जिसमें उन्होंने कहा कि हालात सामान्य है लेकिन साथ ही संवेदनशील भी हैं। चीन के साथ हमें लड़ना है तो हमें सहयोग भी करना है। आपको याद होगा जब उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से बातें कही गई थी और उसके बाद जब जिनेवा विदेश मंत्री पहुंचे तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि चीन के साथ जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनका 75% हल निकल चुका है। अप्रैल से लेकर अब तक 17 कमांडर लेवल की बैठकें हो चुकी हैं, बातचीत हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री के ब्रिक्स पर जाने से पहले, क्योंकि हमें याद करना होगा 2020 की गलवान घाटी में गलवान झड़प जो हुई थी गलवान में, वैसी स्थिति दोबारा से ना हो, इसीलिए सैनिकों का पीछे आना। क्योंकि जो 2 मेजर पॉइंट्स हैं देप्सांग और साथ ही डेमचौक, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेट्रोलिंग को लेकर बहुत सारे इश्यूज, जिसके बाद हमने गलवान झड़प भी देखी थी, और ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स है। ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पर लगातार बातचीत और कोशिशों के जरिए इस तरीके का हल निकालने की कोशिश हुई कि सेनाएं आमने सामने भारत और चीन की ना हो, और इसी के बाद 17 बार कमांडर लेवल की बातचीत होना, उसके बाद इस निष्कर्ष पर निकलना। हालांकि इसको आप पूरी तरीके से सॉल्यूशन मानकर चलेंगे तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि ब्रिक्स प्रधानमंत्री जब जाने वाले हैं और विदेश मंत्री जब ये कह देते हैं कि 75% समस्या का हल निकल चुका है, 75% समस्या हम चीन के साथ सुलझा चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि चीन के साथ एलएसी पर इस तरीके के टकराव बार बार देखने को मिलते हैं। क्योंकि चीन और चीन का रवैया हम सब जानते हैं, चीन की विस्तारवादी सोच, और खास तौर से भारत और चीन की जो बॉर्डर हैं, जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, उन पेट्रोल पॉइंट्स पर बार बार इस तरीके की स्थिति पैदा हुई है। कई बार उसको नजरअंदाज किया गया, कई बार उसको एक तरीके से इग्नोर करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हमने कई ऐसी सैटेलाइट इमेजेस भी देखी जहां पर चीन के कंस्ट्रक्शन वर्क को हमने दिखाया। और ऐसे में इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक आम सहमति बने। इसीलिए इन 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स पर अगर हम इस स्थिति पर, इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि हम एक समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं, निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, खासतौर से प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स में शामिल होने वाले हैं आयुष, उससे पहले। ठीक है सिन्हा सर, क्या हम इसे विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा से जोड़ सकते हैं कि भारत उन पड़ोसी मुल्कों से जहां से रिश्ते सही नहीं थे, उनसे भी हम रिश्ते सही करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी एक एक स्टेप भले हम आगे बढ़ रहे हैं, खासकर कि ऐसी स्थिति में जब तमाम पड़ोसी देशों में हालात स्थिर नहीं है? सिन्हा सर। आयुष, जय हिंद। देखिए, आज एक बहुत अहम दिन है जब तकरीबन 5 साल का समय आप ले लें मोटे तौर पे, एक बहुत ईस्टर्न लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो उसके ऊपर में एक ब्रेक थ्रू है। देखिए, ब्रेक थ्रू इसलिए है कि ये भारत के टर्म्स एंड कंडीशंस में हुए हैं, और इसकी संभावनाएं तो दिख रही थी, तकरीबन 3 महीने पहले से ही ऐसा लग रहा था कि ये होगा। और हमने पूरा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हम जब करते हैं तो आप देखिए डीबीओ को ले लें, यदि डीबीओ देप्सांग पेन की जब मैं बात कर रहा हूं तो PP9 से लेकर के PP15 तक, जहां हॉट स्प्रिंग जहां कहते हैं, और गलवान का हिस्सा PP14 आता है। तो वहां पर आपने देखा था जो हमारी जून के 2019 में जो झड़पें हुई थी, वो जो चीजें हुई, और उसके बाद 2020 के बाद जैसे चीजें आप देख रहे हैं हुई थी, उसमें आप उसको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में जब लेकर आते हैं, और इसमें चाइना बहुत ज़्यादा हेजेमनिक बिहेवियर के साथ इन चीज़ों को कर रहा था, क्योंकि उसने कुछ ऐसे चीज़ें की थी जिससे उसको ऐसा लगता था कि शायद वो कुछ कर पाए। मगर आज के दिन में इसलिए ब्रेक थ्रू मैं कहता हूं कि इसकी शुरुआत डोकलाम से हुई थी 2017 से। यदि आप पूरे भारत और चाइना के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, डोकलाम में 73 डेज का, सिक्किम की मैं बात कर रहा हूं,
जब आपने सामने हुआ था, हमने उस समय टफ स्टैंड लिया था। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, वुहान गए थे, पहली बैठक हुई थी शी जिनपिंग के साथ। तो उन्होंने 2 बातचीत समझाने की उनको बहुत चेष्टा की, और 3 बार उन्होंने बहुत नजदीक के तरीके पे, पर्सनल लेवल पे, कि देखिए ये एशियन सेंचुरी है, 21st सेंचुरी, एंड हम जब इस रीजन की बात करते हैं, एशिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप बड़े पावर है, आप हेजेमोनिक तरीके से हमको आप पुश बैक नहीं कर सकते हैं। और हम लोग साथ चलते हैं, साथ मिलके चलेंगे, और हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। चाइना का वो हेजेमोनिक बिहेवियर था, शी जिनपिंग की दिमाग खराब थी, तो उन्होंने यहाँ पर, और लास्ट उन्होंने ट्राई किया था 2019 में, जब ये इनको बुलाया था साउथ में, आपको याद ही है। और ये जब चाइना गया, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से गलवान की झड़पें हुई और किस तरह से चीजें बदली, वो देप्सांग में और दैमचौक के ऊपर। आज जब हम कहते हैं, जो अभी मैं सुन रहा था 17 राउंड की बैठक हुई है, देखिए इसमें 3 हमें देखना पड़ेगा, और नया सेटअप है ये पूरे इंडिया के लिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में पूरे LST में 3840 किलोमीटर में इंडिया में प्रवेल। कैसे हम प्रवेल किए? हम प्रवेल इसलिए किए कि आपके जब ये हमारा गलवान हुआ, तो हमने कैलाश रेंजर्स पे गए थे, आपको याद होगा, कैलाश रेंजर्स हमने पकड़ लिए जो, और उस जगह में हमने उसको, ये नहीं, पेगैंगसो के ऊपर में जो उनका आकर के बैठ गए थे, फिंगर 4 के इलाके में जो उनको जाना पड़ा, फिंगर 12 के उस साइड में, तो वो पुशबैक था कैलाश रेंजर से, वहां से पुशबैक शुरू हुई है। गलवान की फाइट में शहादत 20 लोगों की, कर्नल संतोष बाबू की। आज चाइना इस चीजों को समझ रहा था, मगर वो चाहता था कि फेस सेविंग के लिए कहीं ना कहीं, तो भारत हर एक बार इन चीजों को गलत, मगर इस बार स्ट्रेटजी क्या थी? हमने ये कहा कि, और ये स्ट्रेटजी क्लियर कट, कि बॉर्डर विल डिसाइड आवर रिलेशन विद चाइना। या आप सुने होंगे बहुत बार, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हर एक कि हम इस छलामे में अब नहीं आएंगे, बॉर्डर डिसाइड करेगा हमारा आपका संबंध कैसा होगा, चाहे वाणिज्य हो, इकोनॉमिक हो, क्योंकि हमें नहीं चाहते हैं कि हम चाइना, क्योंकि हमें साथ राइज करने का मौका मिले इक्वल टर्म। जी, चाइना चाहता है रीजनली कि ना पुश बैक कर दे, दे आर द ओनली चैप इन साउथ ईस्ट एशिया, एंड पूरे विश्व में यूनिपोलैरिटी। और आज के व्यापार और विस्तारवाद एक साथ नहीं चल सकता। जैसे पाकिस्तान के लिए हमारा एक स्टैंड रहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं होगा, वैसा चाइना के साथ भी था। सिन्हा सर, हम इसी पर लौटेंगे, लेकिन विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एग्जैक्टली कहा क्या है, ये एक बार सुनते हैं और दर्शकों को भी सुनवाते हैं। Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums, and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020, and we will be taking the next steps on this. As far as the questions on a bilateral meeting are concerned, as you know and as I said earlier as well, तो कई मुद्दों पर समाधान हुआ, इस बात का जिक्र विक्रम मिश्री की तरफ से, विदेश सचिव की तरफ से किया गया। पूर्णिमा, लेकिन एक हफ्ते में 2 बड़े इवेंट्स अगर हम देखें, विदेश मंत्री का पाकिस्तान जाना, हालांकि बहुत ज्यादा वहां बातचीत नहीं हुई, जिसकी उम्मीद थी भी नहीं, लेकिन एक शुरुआत तो हुई है। और दूसरी तरफ ये कामयाबी डिप्लोमेटिक लेवल पर, क्या पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने की कोशिश में हम भी एक कदम आगे बढ़ रहे हैं क्या? और वो जरूरी है, और उसका इशारा लगातार दिया गया है। जैसा कि मैंने जब आर्मी चीफ के स्टेटमेंट का जिक्र किया, तो उन्होंने ये कहा कि हमें अगर चुनौतियों का सामना करना है तो हमें सहयोग भी करना पड़ेगा। इसी से बहुत सारी पिक्चर क्लियर होती है। और क्योंकि आपने पाकिस्तान में अभी एससीओ समिट का जिक्र किया है आयुष, आपको याद दिलाऊं, कजाकिस्तान में जब एससीओ समिट हुआ था, वहां पर भी वांग यी के साथ हुई थी विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात। उसके बाद दोबारा से लाओस में एक बार उनकी मुलाकात हुई, और इन दोनों मुलाकातों के बीच में जो बात निकलकर सामने आई वो इसी को लेकर कि भाई हमें एक साथ कोऑपरेट करके चलना होगा, जिसका जिक्र अभी के सिन्हा साहब ने किया कि हर बार यही कहा गया कि हमारे रिश्ते तभी बेहतर होंगे जब बॉर्डर पर इश्यूज खत्म होंगे। और ये जो डिसएंगेजमेंट वाली बात है, 2020 की गलवान झड़प हर किसी को याद है, और उस वक्त कैसी स्थितियां बनी। उससे पहले ऐसा नहीं था कि बहुत बार भारत या फिर चीन के रिश्तों के बीच में तल्खी देखने को मिली हो, लेकिन बॉर्डर पर हमारे साथ जिस तरीके की स्थितियां पैदा हुई या सैनिकों के बीच में जिस तरीके की काउंटर फाइट हुई, उसके
बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते लगातार खराब होते गए। आप याद करिए 2020 से पहले, 22 से पहले 20 और फिर उससे पहले 2017 में भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली थी। और यही वजह रहा कि गलवान घाटी के बाद से बार बार कई बार कमांडर लेवल की बैठकें हुई। अभी मैंने अप्रैल से अब तक हुई 17 कमांडर लेवल की बैठकों का जिक्र किया है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरत इसीलिए क्योंकि हम एक तरफ पाकिस्तान और उससे जुड़े हुए आतंकवाद के साथ ऑलरेडी टैकल कर रहे हैं। फिर आप बांग्लादेश में स्थितियां जैसी निर्मित हुई हैं, आप उनको देख लीजिए। श्रीलंका अपने आप एक समस्या से उभरकर सामने आया है। फिर इधर आ जाते हैं चीन। चीन के साथ हमारा बहुत सिंपल इशू है, वो ये कि वो बॉर्डर पर हमारे लिए समस्या पैदा करता है, वो एलएसी पर हमारे लिए समस्या पैदा करता है। खासतौर से ये जो क्रूशियल पॉइंट्स है, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी विवादित सीमा है ये, और अगर हम सीमा पर विवाद खत्म करते हैं तो जाहिर बात है कि हमारा ध्यान बाकी इंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा बेहतर तरीके से जा पाएगा। और ये सिर्फ भारत के लिए अच्छा नहीं है, ये इक्वली चीन के लिए भी अच्छा है। और अगर भारत एक स्टेप आगे लेता है तो मुझे लगता है कि चीन, जिसकी नीति ही विस्तारवाद की है, उसको 5 स्टेप आगे लेकर ये सोचना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि गलवान जैसी स्थिति फिर से पैदा ना हो, और इसके लिए आगे बढ़ना होगा दोनों देशों को साथ साथ। ठीक है पूर्णिमा। विनोद दत्ता सर, क्या इसमें सब कॉन्टिनेंट में स्थिरता का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हम देखने वाले हैं, और क्या कोई मेजर ग्लोबल इशू आप देख रहे हैं जिस वजह से ये हम डिसएंगेजमेंट वाली सिचुएशन तक आ पाए? क्या बड़ा फैक्टर रहा कि जो बातचीत पिछले 3-4 साल से चल रही थी वो 2024 में अक्टूबर महीने में आके कामयाब हुई? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। अभी जनरल सिन्हा साहब ने भी इस बात को हाईलाइट किया था कि ये दोनों देशों के लिए बड़ा मुफीद है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो मधुर हों, क्योंकि जो अगली सेंचुरी है वो एशियन सेंचुरी है, और उसमें हालांकि चीन भारत को एक राइवल के रूप में देखता है, लेकिन उसको ये भी उस बात का इल्म होना चाहिए कि वो भारत को एज ए राइवल मान के आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है 2050 तक एक सुपर पावर बनना, तो उसमें वो भारत के साथ कोई काइनेटिक ऑपरेशन में इंडल्ज नहीं होगा, लेकिन भारत को एंगेज करके रखेगा। लेकिन ये यकीनन जो सब कॉन्टिनेंट में जो स्थिरता लाएगा, और इसकी वजह से आप ये देखिए, क्योंकि ये भारत की जो कहते हैं कि कूटनीति, राजनीति और रणनीति तीनों की ये जीत है, क्योंकि जिस तरह से हमारा डिप्लॉयमेंट रहा, जिस तरह से हमारे मिलिट्री कमांडर्स ने वहाँ अपनी प्रेजेंस छोड़ी, कैलाश रेंजेस के जो ऑपरेशन से भारत ने इतना स्विफ्ट ऑपरेशन, जो हमारे विकासी जो लड़के थे उन्होंने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो चीन एकदम चकित रह गया। तो चीन जानता है कि अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको भारत को बिल्कुल कहते हैं ना, बैलेंस करके लेके चलना पड़ेगा। और ये जिस तरह के वार्ताएं हुई हैं, तो हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि साहब दोनों देश इस बात को मुकम्मल तरीके से कंक्लूसिव एंड पे ले जाएं, और वहाँ जो शांति है वो बहाल हो, और यकीनन जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें एक कहते हैं कि शांति और सुदृढ़ता दोनों का आभास देखा जाएगा। बिल्कुल सिन्हा सर, तमाम अगर देखा जाए देश जो हमारे आसपास है, जिसका जिक्र भी पूर्णिमा ने भी किया कि वहाँ अस्थिरता का माहौल है, श्रीलंका अभी उभरा है, नेपाल में हर साल एक नया प्रधानमंत्री मिल रहा है, जनता राज म्यांमार में लगातार जारी है, बांग्लादेश में उथल पुथल हुआ। ऐसी स्थिति में भारत भी चाहता है कि शांति का ही एक पक्ष जो है वो लगातार बना रहे। ये कितना बड़ा चैलेंज था, और इसे अब आगे बढ़ाना कितनी बड़ी चुनौती दोनों देशों के लिए होगी, खास करके जो चीन की विस्तारवादी नीति रही है? और क्या इसमें आप कोई ग्लोबल फैक्टर भी देखते हैं, जिस तरह से कनाडा के एक इशू आया और उसके पीछे ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसे देश भी उसका एक तरह से डिप्लोमेटिक लेवल पर साथ देने की कोशिश करते कम से कम नजर आ रहे हैं? देखिए, इसको इस तरह से आप समझने की चेष्टा करें आयुष, कि पूरे ग्लोबल में एक रीसेट हो रही है, जिसमें चाइना ने एक मन ये बैठाया था कि मल्टीपोलैरिटी के बरखिलाफ है, वो ये क्लियर कट है। वो रशिया के साथ भी जा लगता है, रशिया इज फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडिया इज फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड, अमेरिका भी चाहता है। देखिए, इस मामले में अमेरिका और चाइना एक गुट है, वो कहते हैं कि नहीं यूनिपोलर है, हाँ उनके बीच में कंपटीशन है, चाइना उनसे आगे न निकल जाए और वो चाइना को उभरने नहीं देना चाहते हैं। अभी बहुत टिबेटों में एक बहुत छोटी सी बात चल रही है, मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं, वो कहते हैं कि शायद चाइना फिर हमें धोखा देने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि उसको ताइवान के ऊपर में बड़ा ऑपरेशन। मेरे ख्याल में जो बहुत चीजों को नहीं समझते हैं, इस तरह के आकलन करते हैं, क्योंकि ये ताइवान को आप लेके चाहिए, इंडो पैसिफिक में वो चीजें करेगा, पर वो नहीं कह रहा है कि और भारत कोई मूर्ख बन रहा है कि इंडो पैसिफिक में उसको ताइवान में जाना है, उसको लड़ना है तो वो हमें कंसेशन।
कंसेशन नहीं है, हमने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में इन चीजों को कर रहे हैं। देखिए, अभी आप पूर्णिमा बता रही थी 17 बैठकों के अलावा WMCC की बैठकें होती हैं डिप्लोमेटिक, पहली बार है, ये पहली बार है, कभी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में, मेरी 40 साल का तजुर्बा है, मैं भी वहां पर ऑपरेशनली बड़े रैंक के ऊपर में ईस्टर्न थिएटर में चाइना के साथ में उसकी जिम्मेवारी हमारी रही है। जी सर। तो हमें कभी भी कभी नहीं मिलता था। एक है देखिए मिलिट्री, एक है डिप्लोमेसी एंड राजनीति, तीनों जब का समावेश चाइना के ऊपर दिखाई देती है एक दृढ़ निश्चय के साथ में। तो आप जब वो दृढ़ निश्चय और चाइना इसको भाप लिया कि उसका अब दाल नहीं गलने वाला है। अब आप देखिए, ये ऐसा नहीं होगा कि हमारा 3480 किलोमीटर के पूरे मगर हम इसमें प्रिवेल अपॉन करेंगे। हम 62 की माइंडसेट से उसको, चाइना को हमने डिफीट कर दिया है। ये आप लेके चले, 67 में उसको एक झटका लगा था, उसके बाद भी बहुत सारे हुए, मगर हम कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ, पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज। जितने भी हमारे समझौते चाइना के साथ में हुए हैं वो हम पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हैं उसमें, ये मेरा अपना मानना है। आपको ये लगता है कि इस बार जो है कूटनीति में सैन्य लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर थॉट्स में क्लैरिटी थी, इस वजह से चाइना के पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं था? सिंपल स्ट्रेटजी कि योर बॉर्डर विल डिसाइड रिलेशन, योर सिचुएशन एंड बॉर्डर विल डिसाइड हमारे रिलेशन। वेरी सिंपल है इसमें। जैसे हम कहते हैं टॉक एंड टेरर विल नॉट गो। आप जितने अपने स्ट्रेटजी को सिंपल रखेंगे, ये नहीं कि एम्बिगुइटी आप रखिएगा। बहुत एम्बिगुअस सिचुएशंस में वेस्ट काम करती है कि वो उनकी स्ट्रेटजी है कि एम्बिगुअस रखो। इंडिया ने ये चीज जो की है, और चाइना, आप देखिएगा इस मल्टीपोलैरिटी में जो भारत उभर रहा है, तो हम बिना किसी सैनिक के ना दिखावे के, जो चाइना करना चाहता है कि हम आ गए, वी हैव अराइव्ड, हेजेमनिक बिहेवियर से, चाइना को ये समझ में आई। और इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, वो वहां से शुरू हुआ है। यदि आप वुहान में 2017, वुहान को हम जानते हैं केवल इसके लिए कि वहां से वायरस आया है। ये इसका निष्कर्ष मैं सर कम वक्त में ही निकाल ये सकता हूं कि चीन की मजबूरी भले रही हो, लेकिन भारत की मजबूती को भी ये कामयाबी जो मिली डिप्लोमेटिक लेवल पर वो दर्शाता, रिफ्लेक्ट करता है।